गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग। बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ लेकर एक नया कंसेप्ट। आज से मैं आप लोगों के लिए जेईई मेन और नीट के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स, टॉपिक्स और प्रॉब्लम को यहाँ से डालूँगा। ओके, देखते जाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स फॉर नीट एंड जी मेन। फिजिक्स फॉर नीट और जी मेन, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को नीट और जी के लिए देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि नीट और जी का प्रिपरेशन तभी हो पाएगा बच्चों जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। और बेसिक स्ट्रांग करने के लिए आपको जो थ्योरेटिकल वीडियो है, हमने कूलम्ब्स लॉ का थ्योरेटिकल वीडियो भी डाला हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो को देखिएगा ना, तब जाके बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और बेसिक वीडियो को देखिए। जिस टॉपिक का हम यहाँ पर आपको नीट और जी का वीडियो बना रहे हैं ना, इसी टॉपिक का बेसिक वीडियो भी डाला हुआ है। तो पहले 40 मिनट 45 मिनट उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में एडवांस वीडियो में आइए, तब मज़ा आएगा, बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। तो कूलम्ब है क्या भाई? तो कूलम्ब ने दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स को बताया। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और कूलम्ब इसी फोर्स को कैलकुलेट करके बताए कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance, and when we combine these two equations we get F proportional to Q1 Q2 by R square. Then F is equal to K Q1 Q2 by R square. This is Coulomb's law. ये है कूलम्ब्स लॉ। क्या है भाई कूलम्ब्स लॉ? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कितना? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि हियर K इज ए कांस्टेंट एंड its value depends on the medium between the charges। दोनों चार्ज के बीच में क्या मीडियम है, इस पर इस K का वैल्यू डिपेंड करेगा।
तो हम लोगों को, हालांकि हम लोग जी मेन की बात कर रहे हैं, 12 में आपने देखा कि हम लोगों को सिर्फ एयर मीडियम की बात करनी थी, लेकिन हम लोग जी मेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको अदर मीडियम, अदर देन एयर मीडियम, इसके लिए भी एक वीडियो हमने डाला हुआ है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन अदर मीडियम। तो इसलिए तो कह रहे हैं ना कि वीडियो को देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, बेसिक स्ट्रांग रहेगा, तभी आपको ये सारे बातें समझ में आएंगी। तो अगर हम बात करें फॉर एयर मीडियम, जो के है हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर फोर्स इन एयर मीडियम क्या हो जाएगा, FA, फोर्स इन एयर मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। ऑल्सो फॉर अदर मीडियम, फॉर ए मीडियम अदर देन एयर, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या इसी को कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो दूसरे मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा भाई, फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा, फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है फोर्स इन अदर मीडियम और फोर्स इन द मीडियम, ये ओके। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इन अदर मीडियम एंड फोर्स इन एयर मीडियम। ठीक है। अब सर कूलम्ब्स लॉ से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल टेक्निक सीखेंगे। सर कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल टेक्निक, न्यूमेरिकल ट्रिक्स। न्यूमेरिकल ट्रिक्स, सबसे पहली बात कूलम्ब्स लॉ क्या हुआ, फोर्स इन एयर क्या हो गया 1/4। सबसे पहले अगर हम जनरलाइज करें कूलम्ब्स लॉ को, तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका जो एयर मीडियम के लिए, फॉर एयर मीडियम तो K का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ से इसका जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व किया गया तो आया 9 × 10⁹, है ना, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गया। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो K का वैल्यू कितना लेंगे, तो K का वैल्यू डायरेक्ट इतना लेंगे, या कहाँ से सर इतना आया, तो इसके लिए ये वैल्यू। चलिए पहली बात, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम रहे एयर के अलावे, फॉर एयर मीडियम, तो दूसरे मीडियम, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई एयर के अलावे दूसरा मीडियम रहे, फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई, अभी बताए थोड़ी देर पहले, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स इन द मीडियम, ये देखिए तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर दें, इसको, ये क्या हो जा रहा है, तो इट इज़ फोर्स इन एयर मीडियम बाई एप्सिलॉन आर। सेम चीज़ अगर हम इसके जगह में डी ले लें, तो सेम चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर बाई डी आएगा ना। तो ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे कि किसी भी मीडियम में, किसी भी दो चार्ज को जब एयर के अलावे किसी भी मीडियम में रखेंगे, तो जो फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहां से कुछ बातें बता दें कि द एब्सोल्यूट permittivity of air is 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इतना होता है, इज इतना, विच इज लीस्ट, जो सबसे कम होता है। एयर के अलावे किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी की बात करेंगे तो उसका वैल्यू एयर से ज़्यादा होगा। ये तो हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी की। दूसरा क्या है? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कि हम लोग एप्सिलॉन आर से दिखाएंगे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग डी से, या बहुत सारा किताब जो है इसको के से भी दिखाता है। तो ऑफ एयर इज 1 विच इज लीस्ट। जो एयर का अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वो 1 होता है, जो कि सबसे कम होता है। एयर के अलावे किसी भी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा, और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में फोर्स क्या होगा? एयर से, अगर 1 से ज़्यादा 2 हुआ तो फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा? एयर से हाफ हो जाएगा। तो दो चार्ज के बीच जो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, वो कहाँ लगेगा? एयर मीडियम में लगेगा। और जो वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वही रिलेटिव परमिटिविटी, नाम अलग है, एक ही क्वांटिटी है, नाम दो अलग अलग नाम दिया गया। रिलेटिव परमिटिविटी अगर 2 है तो यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सब दो चार्ज के बीच सबसे ज्यादा फोर्स एयर मीडियम में, एयर के अलावे बाकी किसी भी मीडियम में दो चार्ज को रख दिया जाएगा ना तो सबसे कम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो चार्ज पर तो अब देखिए, चूंकि लॉ में कहता है, वही तो बोल रहे हैं ना, न्यूमेरिकल ट्रिक्स को समझिए। लॉ कह रहा है सीधा सीधा बात कि जो फोर्स है दो चार्ज के बीच वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? किस पर सर? चार्ज के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, यही ना। लेकिन साथ में हम लोग एक और बात जान रहे हैं, जब हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस किया मैथमेटिकली तो हम लोगों ने देखा कि एक कांस्टेंट भी आया, यानी कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स है तो कांस्टेंट, लेकिन उस कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर फोर्स का भी तो वैल्यू अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करने लगेगा। तो अगर एयर मीडियम की बात करेंगे तो फोर्स सबसे ज़्यादा, एयर के अलावे दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? उस मीडियम में डिक्रीज कर जाएगा एयर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फोर्स इन द मीडियम क्या होगा? फोर्स इन एयर बाई उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर फोर्स इन एयर बाई उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो बात हुआ है ना। अब कुछ स्पेशल ट्रिक्स जानते हैं, स्पेशल ट्रिक्स फॉर, अच्छा ये तो बात हुआ। अब देखिए ना, कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ में अगर हम बात करें, और क्या बात करें न्यूमेरिकल ट्रिक्स में, कूलम्स लॉ में अगर हम बात करें कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, नंबर तीसरा पॉइंट में देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, when the medium between the charges is a dielectric medium, when the force between the charges is a dielectric medium। ठीक है, दैट इज, तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई?
फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू डी, डी इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा ना। तो सर इससे क्या हुआ, चलिए देखते हैं ना इससे क्या हुआ। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई क्या, डी आर रूट डी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो अगर इससे क्या पता चला, इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चल रहा है, देखिए ना, तो अगर हम बात करें, अगर वही दोनों चार्ज को आर एयर मीडियम में हम रखना चाहें, और हम बात कर रहे हैं कि सर फोर्स इफ द सेम चार्जेस, क्या कह रहा है कि इफ द same charges Q1 and Q2 are placed in air at a distance d, then F in air इज इक्वल टू कितना भाई, एफ इन एयर कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी डी मान रहे हैं। इफ एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ इन एयर, तो क्या हो जाएगा ये, तो कह रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर रूट डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो ये देखिए ये कट गया ये, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर रूट कैपिटल डी का होल स्क्वायर, दैट इज डी इज इक्वल टू आर अंडर रूट डी। यहां से क्या मतलब निकला, इसका मतलब क्या निकला, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका क्या मतलब निकला। बताइए इस बात का मतलब क्या निकला। तो सर अगर दो चार्ज को हम लोग किसी मीडियम में रखे हुए हैं, अगर वही दोनों चार्ज को दूसरे मीडियम में ले जाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि जितना फोर्स एयर में लग रहा है उतना ही फोर्स उस मीडियम में लगे, तो उस मीडियम में हमारा, अगर एयर में हमारा डिस्टेंस d है, तो उस मीडियम में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर रूट डी, वेयर यानी डी इफेक्टिव, रहने दीजिए इसको ऐसे ही समझिए कि दो चार्ज को पहले एयर मीडियम में रखते हैं या दो चार्ज को पहले किसी मीडियम में रखते हैं, किसी मीडियम में रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स निकलेगा है ना, फोर्स इन द मीडियम, अगर हम चाह रहे हैं कि वही दोनों चार्ज को किसी एयर मीडियम में रख दें और हम चाह रहे हैं कि उतना ही फोर्स लगना चाहिए, तो एयर में हमको कितना डिस्टेंस में रखना होगा, तो आर रूट डी, जहां पर आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इन द मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इन द मीडियम, वेयर आर इज द
डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इन द मीडियम and d is the dielectric constant of the medium। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में जी मेन में एक क्वेश्चन इससे पूछा है कि दो चार्ज है, पहले एयर में रखा गया, फिर उसको दूसरे मीडियम में ले जाके रखा गया, तो बताइए कि दोनों फोर्स दोनों मीडियम में यानी एयर मीडियम में और दूसरे मीडियम में फोर्स इक्वल होने के लिए दोनों मीडियम का डिस्टेंस का क्या रिलेशन होना चाहिए। हम लोग करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नंबर 4। if the distance between two charges is partially, not totally, partially filled by a dielectric medium, तब दैट इज कैसे भाई, ये हमने एक चार्ज लिया Q1, ये चार्ज लिया Q2। अब इन दोनों के बीच में जो एयर था सो रहने दीजिए, इतना दूर तक ये किसी दूसरे मीडियम से आप इसको फिल कर दीजिए। ये एक चार्ज यहाँ है आपका, एक चार्ज यहाँ है, और बीच में आप कुछ दूर T थिकनेस का एक ग्लास स्लैब लगा दीजिए, माइका शीट रख दीजिए, कुछ भी एक दूसरा मीडियम। अब क्या होगा, तो नाउ सबसे पहले D क्या आ जाएगा, D इक्वल, अगर ये टोटल डिस्टेंस R है भैया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे बताइए। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एयर प्लस डिस्टेंस इन मीडियम। तो बताइए एयर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, R माइनस टी, और प्लस ये इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कितना बताइए, जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा D रूट टी, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। अभी तो बात किए ना कि मीडियम का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो D रूट टी मीडियम में डिस्टेंस, और एयर का डिस्टेंस कितना बच गया, तो एयर कितना दूर बच गया, टोटल R में से T चला गया तो R माइनस टी। देयरफॉर द फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर, तो R कितना, R माइनस टी प्लस D रूट टी का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर दो मीडियम पार्शियली फिल किया, एक दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है अगर उसको पार्शियली फिल करेंगे दूसरे मीडियम से, तो इस तरह से ये फोर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे।
ये यहाँ ये तो अंदर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना रहेगा, सॉरी, आर स्क्वायर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के इतना, आर कितना है, इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है भाई, ये देख इस तरह का क्वेश्चन हम कराएंगे ना, जेईई मेन में, नीट में, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तो हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक्स को जानिए, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कब आया, कैसा क्वेश्चन आया, इसको भी बताएंगे। नंबर 5, नंबर 5 में एक क्वेश्चन आता है न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, तो सर अ पॉइंट between two charges at which the net force due to the charges is equal to 0। जैसे हम कह रहे हैं कि ये दो चार्ज है Q1 और Q2, तो एक तीसरा चार्ज को इन दोनों के बीच में कहां पर रखें, एक तीसरे चार्ज को हम कहां पर रखें कि इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी ये जो फोर्स लगाए और ये जो फोर्स लगाए उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो उस पॉइंट को जहां पर इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाए, that point is called neutral point। that is हम लिख सकते हैं that is at neutral point net force F net equal to 0। ये है न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट। अब सर ये न्यूट्रल पॉइंट लाई कहां करेगा, ये न्यूट्रल पॉइंट लाई कहां करेगा सर, तो इसका कुछ कंडीशन है। पहला, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ यानी लाइक चार्ज हुआ, if both charges are like charges, if both charges are like charges, then neutral point will lie between the charges near the a smaller charge। ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सर, कि अगर दोनों चार्ज लाइक चार्ज हुआ, लाइक यानी दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तब उनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, तो सर दोनों चार्ज के बीच में। बीच में कहाँ, मिड में नहीं, मिड में नहीं, बीच में, बिटवीन, नॉट मिड पॉइंट। और जो छोटा चार्ज होगा ना उससे नजदीक, जो छोटा चार्ज होगा उसके नजदीक लाई करेगा, क्योंकि सर छोटा चार्ज से दूर करेंगे तो चार्ज कर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज छोटा तो फोर्स छोटा और उसे दूरी कर दिए तो और फोर्स छोटा, तो जीरो करेगा कैसे। अगर हम इसको अपनी ओर खींच रहे हैं तो हमारे फोर्स को जीरो करने के लिए आपको अपनी ओर लगाना पड़ेगा ना, और कितना, जितना हम लगा रहे हैं। तो अगर चार्ज छोटा है तो भैया वो तो छोटा फोर्स लगाएगा, और अगर हम उससे दूरी बढ़ा देंगे
तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटेगा ना, डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स भी घटेगा। इसलिए चार्ज छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट उस चार्ज के नज़दीक होगा, चार्ज बड़ा है तो न्यूट्रल पॉइंट उस चार्ज से दूर होगा। ये तो बात हुआ कि अगर क्या, अगर हमारा दोनों चार्ज लाइक चार्ज है, लेकिन अगर दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज है तब दूसरा, if both charges are unlike, if both charges are unlike charges, तब क्या होगा सोचिए ना, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू बीच में रखेंगे तो ये मान लीजिए बीच में हमने एक क्यू नॉट रखा प्लस क्यू नॉट, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भैया अट्रैक्ट, तो जीरो तो होगा नहीं। अगर माइनस क्यू नॉट रखते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो होगा नहीं ना। तो फिर तो इस केस में वो चार्जेज आर अनलाइक चार्जेस, देन द न्यूट्रल पॉइंट will lie at one side of the charges near the smaller charge। तब उस स्थिति में जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा। अगर ये हमने प्लस Q1 लिया, माइनस Q1 और ये प्लस Q2, तो अब जो चार्ज है, न्यूट्रल पॉइंट है, वो या तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। क्यों सर? बीच में तो आपको बताया नहीं करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं टेस्ट चार्ज Q, है ना, Q0। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा और ये माइनस है तो अट्रैक्ट। देखिए अपोजिट हुआ ना। अब है कि अपोजिट, तो न्यूट्रल होने के लिए हम इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, इसको जीरो करने के लिए आपको अपनी ओर खींचना होगा ना, तो अपोजिट होना चाहिए। बीच में तो अपोजिट हो नहीं रहा था। तो ये न्यूट्रल पॉइंट का कंसेप्ट है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, अगर लाइक चार्ज होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई करेगा, अनलाइक चार्ज होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर। अब लेकिन बाहर किधर सर? तो कंसेप्ट वही है, छोटे चार्ज के तरफ। बाहर किधर? छोटे चार्ज के तरफ। जो छोटा है उसके नज़दीक, बड़ा से दूर, क्योंकि जो छोटा है उसका तो मैग्नीट्यूड छोटा है, तो फिर डिस्टेंस कम करेंगे तब ना फोर्स बराबर कर पाएगा वो। ओके, तो ये न्यूट्रल पॉइंट से भी क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, कितना पॉइंट हुआ? पांचवा। छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, if the system of charges in equilibrium, then calculate system of charges in equilibrium, then find the net force on the charge at the corner, कह रहा है कि ये तीन चार्ज का सिस्टम है भाई, Q1, एक यहाँ Q2 और एक यहाँ Q3। कह रहा है कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका भी नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो, यहाँ भी। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिया रहे, तो हम बीच वाले चार्ज पर फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। कहाँ पर? कॉर्नर में, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो भी रिलेशन पूछ रहा होगा
आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लिया जाए एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर में एक चार्ज है, यहाँ भी 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 है। अब कह रहा है कि ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है और कुछ कुछ पूछ रहा है, तो हम लोग किसी एक कॉर्नर पर, कोई भी बीच में नहीं, कॉर्नर वाले चार्ज पर नेट फोर्स एफ नेट को 0 कर लेंगे। नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द कॉर्नर, दैट इज एफ नेट। चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो किसी एक कॉर्नर पर चार्ज को हम लोग 0 करके कैलकुलेट करेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कब? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया रहेगा। ओके, इसके बाद आ जाइए, इसके बाद कभी कभी कहेगा कि ए चार्ज 7 पॉइंट, ए चार्ज इज रिवॉल्विंग around the another charge, तो that is कौन सा, that is the case of सर्कुलर मोशन हो जाएगा। सर्कुलर मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का ना केस हो जाएगा। और भैया सर्कुलर मोशन का जब केस हो जाएगा तो क्या होगा सर्कुलर मोशन के केस में, तो हमको पता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कंसेप्ट लगेगा कब, अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। हम जान रहे हैं सर्कुलर पाथ में कोई वस्तु तभी घूम पाएगा जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो भैया वो घूम रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा ना। जैसे एक बीच में यहाँ पर कोई चार्ज है और एक दूसरा चार्ज घूम रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो भैया ये कब घूमेगा, तो जब इस पर कोई अंदर की ओर फोर्स लगेगा, और जो अंदर की ओर लगेगा तो कौन लगेगा, तो दोनों चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तब इस तरह से जब भी कोई चार्ज सर्कुलर मोशन में दूसरे चार्ज के अराउंड घूमेगा, तुरंत दिमाग में सर्कुलर मोशन का केस आना चाहिए, तब उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब वहाँ देखना होगा कि फोर्स अंदर लग रहा है, और अंदर कौन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज के बीच अंदर की ओर फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, हम लोग सभी टॉपिक से, सभी ट्रिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन, एक एक ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी सिंपल कंसेप्ट है भैया, फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चलिए ना उसका भी चर्चा करते हैं। पहले जो मेन ट्रिक्स है इसको हम लोग जान लें, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कितना ट्रिक्स हुआ भाई, 7, ट्रिक नंबर 8। अब कह दे कि इन केस ऑफ SHM, इन केस ऑफ SHM से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इस केस में कहेगा कि चार्ज पार्टिकल SHM में है कि नहीं है, और अगर है तो उसका टाइम पीरियड निकालिए। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा फॉर SHM, acceleration should be negative of, acceleration should be negative of displacement। एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए, नेगेटिव, दैट इज a इज प्रोपोर्शनल टू -x। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तब हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो क्या है, वो क्या है, SHM में है। और तब जा करके
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या 2 पाई अंडर रूट क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे ना, तभी ना पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव आया कि नहीं आया। तो वहाँ से एक्सेलरेशन निकला हुआ रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पता हुआ रहेगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे 2 पाई। दिस इज द टाइम पीरियड, द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इन SHM। अगर कोई पार्टिकल SHM में है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए और लिख दें एंड, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, वहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले कंसेप्ट को समझिए ना, हम बोल तो रहे हैं कि हर ट्रिक से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का एक कलेक्शन देखे और उससे हमने ये ट्रिक निकाला, और अभी तक इससे अलग तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा है, जेईई मेन हो या नीट हो। कूलम्स लॉ से इन्हीं सारे ट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक लास्ट ट्रिक भाई क्या, कि अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तो नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे भाई, बाय प्रिंसिपल ऑफ हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमने बेसिक में पढ़ाया ही है, लेकिन फिर भी इसको हमने लिख दिया। बार बार देखिए, जेईई मेन और नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा। पहले आप बेसिक वीडियोस को देखिए। कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स इन एयर मीडियम, फोर्स इन अदर मीडियम, वहाँ पर जब बेसिक क्लास जो थ्योरेटिकल का वीडियो हमने डाला है ना, वहाँ एक एक छोटा, अब उतना छोटा पॉइंट को अगर हम यहाँ पर, तो फिर तो क्या होगा, फिर क्या होगा भैया, 3 साल लगेगा। 1 साल का आप सोचिए ना, 12 पास आउट का जो जेईई मेन के लिए क्लास करता है उसका क्या ट्रिक होता है, उसका क्या तरीका होता है, वो 12 फिर से पढ़ाता है नहीं ना। आप जो पढ़ के आए हैं कूलम्स लॉ, वो फिर से नहीं, कूलम्स लॉ डायरेक्ट के Q1 Q2 बाई R², के का वैल्यू इतना, अदर मीडियम में इतना, एयर मीडियम में इतना। अब वो सब क्या है तो उसको आप तो 12 में ही पढ़े होंगे, इसलिए आपके पास घर बैठे ऑप्शन है कि हमने कूलम्स लॉ का बेसिक वीडियो भी डाला हुआ है और ये कॉम्पिटिटिव वीडियो भी डाल रहे हैं। हम यहाँ पर ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन बेसिक बातें तो आपको बेसिक वीडियो से सीखना होगा। बेसिक वीडियो के साथ इसको, तब तो फिर बहुत लंबा, एक ही टॉपिक में कूलम्स लॉ में 10 दिन लग जाएगा, और ये हमने 1 दिन में कंप्लीट किया ना। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इन सभी ट्रिक्स को आप आज नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, तब इन सभी ट्रिक्स से रिलेटेड
कैसा कैसा क्वेश्चन कब कब आया है, कैसे कैसे आता है, आपको हम 2-3 लेवल का असाइनमेंट कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि देखिए, आपको हम यहाँ पर अभी दिखाते हैं। यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं होगा ना भैया। देखें यहाँ से।